वेलकम टू द केडी क्रिएटिव पॉइंट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे सेलेक्ट कर ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। केडी क्रिएटिव पॉइंट कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है जो अक्सर आपके एग्जाम में आता है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए केडी क्रिएटिव पॉइंट लेके आता है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपको सारा क्वेश्चन सिमिलर टाइप का देखने के लिए मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का, ऑक्जेलिक अम्ल का, फेनिल एसिटिक अम्ल का या बेंजोफिनोन अम्ल का? इसका सही जवाब होगा बेंजोइक अम्ल का। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी टाइप का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। स्याही के धब्बे को कपड़े से हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का, बेंजोइक अम्ल का, बेंजोफिनोन अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का? इसका सही जवाब होगा ऑक्जेलिक अम्ल का, यानी इसका ए सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 3 नंबर का सवाल है। 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का, ऑक्जेलिक अम्ल का, बेंजोइक अम्ल का या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का? इसका सही जवाब होगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, यानी इसका ए सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब पूछा जा रहा है मानव अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल? इसका सही जवाब होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी इसका सही जवाब ए होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम HCl भी कहते हैं, इसको हम HCl भी कहते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। DDT की खोज किसने किया था? डॉक्टर पॉल म्यूलर ने, डॉक्टर ह्यू ने, जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने या डॉक्टर एमी ने? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर पॉल म्यूलर ने, यानी इसका सही जवाब ए होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखें ना आप, और 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए किस तरह का सवाल आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। केडी क्रिएटिव पॉइंट आपके लिए लाया है। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। DNA की खोज किसने किया था? डॉक्टर ह्यू ने, जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने, डॉक्टर एमी ने या डॉक्टर पॉल म्यूलर ने? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर जेम्स वाटसन ने, जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने DNA की खोज किया था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था क्या कि DNA की खोज के बारे से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। 7 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने, अलेक्साजेंडर ओपेरिन ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने या विलियम हार्वे ने? इसका सही जवाब होगा विलियम हार्वे ने, यानी डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। विलियम हार्वे ने जो इसकी खोज की थी वो खोज की थी 16 से 28 ईस्वी में। ये आप वर्ष भी नोट कर लें अगर आप नोट कर रहे हैं तो, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में इस तरह के भी पूछा जाता है रक्त परिवहन की खोज
कब किया गया था? तो आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं 1628 ईस्वी में। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। रक्त परिवर्तन की खोज किसने किया था? देखें ना, 7 नंबर और 8 नंबर का क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब जो होगा वो अलग अलग होगा। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। कार्ल लेड स्टीनर ने, विलियम हार्वे ने, कोपरनिकस ने, अलेक्जेंडर ओपेरिन ने। चलिए इसका जवाब देखते हैं क्या होता है। इसका जवाब होगा कार्ल लेड स्टीनर ने, यानी इसका ए सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। चलिए 9 नंबर के सवाल में देखते हैं। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? अलेक्जेंडर ओपेरिन ने, कैरोलस लिनियस ने, स्टैनली मिलर ने या कोपरनिकस ने। इसका सही जवाब होगा कैरोलस लिनियस ने। इसका बी सही जवाब होगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ टेक्नोलॉजी किसे कहा जाता है तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। चलिए और आगे अगले सवाल की ओर चलते हैं। 10 नंबर का सवाल। जीवन के उद्भव पुस्तक किस पर लिखा गया है? अलेक्जेंडर ओपेरिन के द्वारा, कोपरनिकस के द्वारा, स्टैनली मिलर के द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा। इसका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर ओपेरिन के द्वारा, यानी इसका ए सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब 11 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मैडम मैरी क्यूरी को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है मैडम क्यूरी से सवाल कि किस क्षेत्र में दिया गया था, और इसमें सिमिलर टाइप का क्या देखने के लिए मिलेगा कि किस क्षेत्र में दिया गया 1930 ईस्वी में। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, हो सके तो अपने नोटबुक में इसको राइट डाउन कर ले, ताकि आपको किसी एग्ज़ाम में किसी प्रकार का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। चलिए चलते हैं। केमिस्ट्री के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में? इसका सही जवाब होगा भौतिकी के क्षेत्र में, यानी इसका सही जवाब होगा बी। अब सेम 12 नंबर के क्वेश्चन में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। मैडम मैरी क्यूरी को 1911 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? चलिए इसमें देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 1911 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में या शांति के क्षेत्र में? इसका सही जवाब होगा केमिस्ट्री के क्षेत्र में, यानी इसका सही जवाब सी होगा। देख रहे हैं ना, ईस्वी चेंज हुआ और इसका क्या कहता है पुरस्कार जो मिला वो भी चेंज हो गया। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखा कीजिए कि ईस्वी कौन सा डाला गया और कौन से ईस्वी में कौन सा क्षेत्र में पुरस्कार मैडम क्यूरी को मिला। इस तरह से अक्सर आप लोग को कंफ्यूज कर जाते हैं और आप लोग अपना जवाब गलत कर बैठते हैं। इसलिए जब भी एग्ज़ाम देने के लिए जाए तो आप इसको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ें कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और मुझे क्या जवाब देना है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद फिर अपना जवाब दें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हो सके तो इसको अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लें, ताकि आप इसको लंबे समय तक याद कर रख पाएँ। चलिए चलते हैं। फूल, फल और साग सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एरोपोटिक। इसका सही जवाब होगा हॉर्टिकल्चर, यानी इसका सही जवाब होगा बी।
चलिए इसी से संबंधित अगला सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। उत्तकों का अध्ययन जो किया जाता है वो किस में किया जाता है, देख लेते हैं। पेडोलॉजी में, न्यूमेरोलॉजी में, हिस्टोलॉजी में या एंथ्रोपोलॉजी में। इसका सही जवाब होगा हिस्टोलॉजी में। इसका सही जवाब होगा हिस्टोलॉजी। इससे पहले आपको मैंने जो बताया था उसका जवाब भी हॉर्टिकल्चर था। चलिए सही है। आगे सवाल की ओर चलते हैं। अंकों का अध्ययन किया जाता है। अब इससे जुड़ा हुआ देखते हैं कि अंकों का अध्ययन क्या कहलाता है। न्यूमेरोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पेडोलॉजी या हिस्टोलॉजी। इसका सही जवाब होगा न्यूमेरोलॉजी, यानी इसका सही जवाब होगा ए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये अध्ययन से एक सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता होगा, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता होगा। आप लोग क्या होता है कि कंफ्यूज कर जाते हैं, इसका जवाब क्या दूं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब जुड़ा हुआ है, पुरानों सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है। पोमोलॉजी, पेडोलॉजी, हिस्टोलॉजी या न्यूमिस्मेटिक्स। इसका सही जवाब होगा न्यूमिस्मेटिक्स, यानी इसका सही जवाब होगा ए, यानी न्यूमिस्मेटिक्स। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सिक्कों से देख लिए पुराने सिक्कों से अध्ययन को। अब चलते अगले सवाल की ओर। अब इसमें पूछा जा रहा है पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। इस तरह के क्वेश्चन बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। फाइकोलॉजी कहा जाता है, एंथोलॉजी कहा जाता है या ऑरन्थोलॉजी कहा जाता है या न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑरन्थोलॉजी कहा जाता है, यानी इसका सही जवाब होगा सी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब पूछा जा रहा है कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दांतों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जा रहा है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या होता है। एंथोलॉजी कहा जाता है, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, एरंथोपोलॉजी कहा जाता है या ऑरन्थोलॉजी कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा बी। ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब ये जुड़ा हुआ है अलग टाइप का। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120 mm होता है, क्या कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक्स, हिपोटोनिक, डायस्टोनिक या सिस्टोनिक। इसका सही जवाब होगा, इसको कहा जाता है सिस्टोनिक, यानी या इसका होगा डी सही जवाब। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको कन्फ्यूजन टाइप से भरा हुआ क्वेश्चन लाता है और सिमिलर टाइप का देखने के लिए आपको क्वेश्चन मिलता है। देख रहे हैं ना सिमिलर टाइप का, इसी टाइप का आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने के लिए मिलता था। वैसे ही क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट आप लोग के लिए लाता है। चलिए देखते हैं 20 नंबर के सवाल में क्या कहा जा रहा है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 80 mm होता है, क्या कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक्स, सिस्टोनिक या हिपोटोनिक या डायस्टोनिक। चलिए इसका जवाब देखते हैं क्या होता है। इसका जवाब होगा डायस्टोनिक कहा जाता है, यानी इसका डी सही जवाब होगा।
चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब इसमें 21 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को, निकोमाचस को, हिप्पोक्रेटस को या अरस्तु को? इसका सही जवाब होगा अरस्तु को, यानी डी इसका सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है तो आप इसका जवाब अरस्तु दीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब क्या पूछा जा रहा है, फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? चलिए देखते हैं किसे कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। निकोमाचस को, थियोफ्रास्टस को, अरस्तु को या हिप्पोक्रेटस को? इसका सही जवाब होगा हिप्पोक्रेटस को, यानी डी इसका सही जवाब होगा। फादर ऑफ मेडिसिन अगर पूछा जाए कि किसको कहा जाता है तो आप आराम से बेहिचक आप बता सकते हैं हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। टमाटर में कौन सा लवण पाया जाता है? अब क्या पूछा जा रहा है, टमाटर से संबंधित क्वेश्चन है और 23 नंबर का क्वेश्चन कि कौन सा लवण पाया जाता है? केरोटीन पाया जाता है, लाइकोपीन पाया जाता है, केसिन पाया जाता है या कुरकुमिन पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा बी, यानी लाइकोपीन पाया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? निकोटीन, केसिन, केरोटीन या लाइकोपीन? इसका सही जवाब होगा केरोटीन, यानी इसका सही जवाब सी होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए क्रिएटिव पॉइंट लेके आता है जो अक्सर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करता है एग्ज़ाम में। इस तरह का सवाल आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ आपको क्रिएटिव पॉइंट ही ऐसा आपको कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। इसलिए मैं अक्सर आपको कहता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको जहां भी देखने के लिए मिले या किसी जगह आप किसी वीडियो से देखते हैं तो उसको अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें ताकि उसको आप हमेशा के लिए याद रख सकें। इस तरह का क्वेश्चन जल्दी याद नहीं होता है, अगर याद भी होता है तो क्या होता है कि एग्ज़ाम में बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए आप जितनी बार इस क्वेश्चन को लिखिएगा उतनी बार आपको ये याद होगा और हमेशा के लिए याद हो रह जाएगा और अपने एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाइएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है? चलिए अब इसमें पूछा जा रहा है चुकंदर के बारे में कि कौन सा लवक पाया जाता है। केसिन पाया जाता है, केरोटीन पाया जाता है, कोकीन पाया जाता है या विटामिन पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा डी, विटामिन पाया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब पूछा जा रहा है कि तारपीन का तेल निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है? तारपीन का तेल जो निकाला जाता है वो किससे निकाला जाता है? चीड़ के पेड़ से, देवदार की लकड़ी से, शीशम की छाल से या पीपल की छाल से? इसका सही जवाब होगा चीड़ के पेड़ से, यानी इसका सही जवाब होगा ए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सेडस का तेल निकाला जाता है वो किससे निकाला जाता है? देवदार की लकड़ी से, शीशम की छाल से, पीपल की छाल से या चीड़ की छाल से? इसका सही जवाब होगा देवदार की लकड़ी से, यानी इसका सही जवाब होगा ए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें
और कमेंट भी करें, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ही मुझे मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 28 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.003%, 0.09%, 0.03%, 0.006%। इसका सही जवाब होगा 0.00। इसका सही जवाब होगा सी, यानी 0.03%। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? अगर आपसे पूछा जाए कि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है, चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। 0.9%, 0.8%, 0.6%, 0.3%। इसका सही जवाब होगा 0.3%। यानी आपने उस 28 नंबर के क्वेश्चन में देखा ना, उसमें क्या आपका जवाब आया था 0.03%। इसमें क्या जवाब आ रहा है 0.3%। देखा ना आपने किस प्रकार से कंफ्यूज किया गया इस तरह के क्वेश्चन में, और किस प्रकार से इसका दोनों का जवाब अलग अलग आया। ऐसे ही क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट आपके लिए लेके आता है, जो आप लोग एग्ज़ाम में कंफ्यूज करते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपके लिए केडी क्रिएटिव पॉइंट प्रोवाइड करता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब पूछा जा रहा है कि कालाजार एवं त्वचा रोग होती है वो किससे होती है? चलिए देखते हैं किससे होती है। खटमल के द्वारा होती है, सीसी मक्खी के द्वारा होती है, या मच्छर के काटने से होती है, या बालू मक्खी के द्वारा होती है? इसका सही जवाब होगा बालू मक्खी, यानी डी इसका सही जवाब होगा, यानी बालू मक्खी के द्वारा होती है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब इससे पूछा जा रहा है कि निद्रा रोग, जिसे हम ट्रिपेनोसोमा रोग भी कहते हैं, वो किसके वजह से होती है? मच्छर के काटने से, हाइड्रा के वजह से, लाल चींटी की वजह से, या सीसी मक्खी की वजह से? इसका सही जवाब होगा सीसी मक्खी, यानी इसका डी जवाब होगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि निद्रा रोग जो है ना खटमल की वजह से भी होता है। अगर आपको कहीं खटमल दिखे और सीसी मक्खी दिखे लिखा हुआ तो आप इसका जवाब दोनों दे सकते हैं। अगर सीसी मक्खी नहीं हो, अगर खटमल हो तो आप उसका जवाब खटमल भी दे सकते हैं। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। सवाल ख़त्म हुआ और अब इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इम्पोर्टेंट फैक्ट भी कुछ इस कदर है जुड़ा हुआ है सिमिलर टाइप से, यानी कन्फ्यूजन भरा, कि आप कौन कॉपी में इसको लिख लें, क्योंकि ये आप भूल सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कॉपी में लिखने के लिए। और ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कुछ धातु, अधातु तथा उनके यौगिक का उपयोग है, उसी से जुड़ा हुआ, यानी यौगिक जो है उसका उपयोग जो है उससे जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट में है फेरस ऑक्साइड का उपयोग जो होता है वो किस चीज़ के लिए होता है। और मैं आप लोग को बता दूं कि फेरस ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो FeO होता है। फेरस ऑक्साइड आप FeO से भी डिनोट कर सकते हैं। उसका उपयोग जो होता है हरा कांच बनाने में होता है, और जो होता है फेरस लवणों के निर्माण में होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्ट। और इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें। ये बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए मैं लाया हूँ। चलिए चलते हैं।
फेरिक यौगिक का जो उपयोग होता है वो किस में उपयोग होता है? फेरिक यौगिक को मैं सबसे पहले सूत्र बता दूं कि फेरिक यौगिक का सूत्र जो होता है वो होता है Fe3 और O4। क्योंकि एग्ज़ाम में सूत्र भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आप लोग को सूत्र भी बता रहा हूँ कि फेरिक यौगिक का जो सूत्र होता है वो Fe3O4 होता है। चलिए इसका देखते हैं। ये जो उपयोग किया जाता है जेब्रा पॉलिश करने में और फेरिक लवणों के निर्माण में किया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब इसी में क्या देखने के लिए आपको मिला, फेरिक हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में किया जाता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड का मैं पहले आपको सूत्र बता दूं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है FeOH3 होता है। चलिए देखते हैं इसका उपयोग किस चीज़ में होता है। इसका उपयोग जो होता है वो होता है प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में और दवा बनाने के लिए। चलिए देखते हैं और आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कि फेरस सल्फेट का उपयोग किस में होता है? फेरस सल्फेट का मैं सबसे पहले आपको सूत्र बता दूं। इसका सूत्र जो होता है FeSO4 होता है और इंटू 7H2O होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फेरस सल्फेट का सूत्र तो FeSO4 होता है और इंटू 7H2O होता है। चलिए देखते हैं इसका उपयोग जो होता है वो किस चीज़ में होता है। इसका उपयोग जो होता है रंग उद्योग में होता है, मोहर लवण बनाने में उपयोग किया जाता है और स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। स्याही जो बनाया जाता है उसका जो प्रयोग किया जाता है वो फेरस सल्फेट का उपयोग किया जाता है। अक्सर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता होगा कि स्याही बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो उसमें आप आंसर लगा सकते हैं फेरस सल्फेट का। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब इसमें पूछा जा रहा आयोडीन से संबंधित। चलिए देखते हैं। आयोडीन को मैं बता दूं कि इसका सूत्र जो होता है आई होता है। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। इसका उपयोग जो होता है आयोडीन का वो कीटाणुनाशक के रूप में होता है, औषधि के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है और टिंचर आयोडीन बनाने में प्रयोग किया जाता है और रंग उद्योग में भी आयोडीन का यूज किया जाता है। इसको या तो शॉर्ट स्क्रीन ले लें या तो इसको अपने कॉपी में लिख लें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ब्रोमीन का उपयोग किस में किया जाता है? ब्रोमीन को हम Br से डिनोट करते हैं। चलिए ब्रोमीन का देखते हैं कि ब्रोमीन का जो उपयोग होता है वो रंग उद्योग में किया जाता है, टिंचर गैस बनाने में किया जाता है, प्रतिकारक के रूप में किया जाता है और औषधि बनाने में प्रयोग किया जाता है। इन सब में जो प्रयोग किया जाता है वो ब्रोमीन का किया जाता है। चलिए देखते हैं आगे सवाल कौन सा आता है। आगे है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कहलाता है वो HCl कहलाता है। उसको हम HCl से डिनोट करते हैं। चलिए ये HCl आपको आंत में भी पाया जाता है जो खाना पचाने में मदद करता है। चलिए देखते हैं HCl का उपयोग जो होता है क्लोरीन बनाने के रूप में किया जाता है। HCl का प्रयोग और अम्लराज बनाने में प्रयोग किया जाता है और क्लोराइड लवण के निर्माण में भी HCl का प्रयोग किया जाता है और रंग बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
चलिए चलते हैं अगले सवाल में, देखते हैं क्या चीज़ का उपयोग पूछा जा रहा है। क्लोरीन का उपयोग। क्लोरीन को Cl से हम लोग डिनोट करते हैं। चलिए देखते हैं क्लोरीन का उपयोग जो होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में प्रयोग किया जाता है और मस्टर्ड गैस बनाने में प्रयोग किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में जो प्रयोग किया जाता है वो क्लोरीन का ही उपयोग किया जाता है। कपड़ों एवं कागज़ को विरंजित करने में भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, यानी Cl का। चलिए देखते हैं आगे और सवाल। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि इस तरह का अगर आपको सवाल देखने के लिए मिलता हो तो इसको आप अपने कॉपी में इसको राइट डाउन कर ले, ताकि इसको आप लंबे समय तक याद रखें और आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ। क्योंकि अक्सर आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता होगा कि HCl का प्रयोग किस में किया जाता है या उपयोग किस में किया जाता है। वैसे ही क्वेश्चन KD क्रिएटिव पॉइंट आप लोग को प्रोवाइड कर रहा है। चलिए सवाल की ओर चलते हैं हम। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किस में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4। चलिए देखते हैं इसका जो उपयोग किया जाता है प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका रंग उत्पादन का जो में किया जाता है। अब पेट्रोलियम को शुद्धिकरण में भी प्रयोग सल्फ्यूरिक अम्ल का ही किया जाता है और स्टोरेज बैटरी के रूप में। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि स्टोरेज बैटरी में जो अम्ल का प्रयोग किया जाता है वो कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो आप उसका आराम से जवाब दे सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का। चलिए चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। सल्फ़र डाइऑक्साइड का उपयोग। सल्फ़र डाइऑक्साइड को जो हम लोग डिनोट करते हैं वो SO2 से डिनोट करते हैं और उसका देखते हैं अब उपयोग किस में किया जाता है। अवकारक के रूप में, उसके बाद ऑक्सीकारक के रूप में और विरंजक के रूप में। इस तीनों के रूप में जो है हम सल्फ़र डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड का अगर आपसे सूत्र पूछा जाए तो आप SO2 उसका जवाब दे सकते हैं और लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले सवाल। मैं आपको सूत्र इसलिए बता रहा हूँ कि अब जो एग्ज़ाम होती है उसमें सूत्र ही पूछा जाता है और उसका उपयोग भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं दोनों चीज़ आपको बता रहा हूँ, सूत्र भी बता रहा हूँ और उसका उपयोग भी बता रहा हूँ कि किस चीज़ में किया जाता है। चलिए अब पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग। हाइड्रोजन सल्फाइड जो इसका सूत्र जो होता है H2S होता है। चलिए इसका उपयोग जो होता है सल्फाइड के निर्माण में होता है इसका उपयोग, और लवणों के भास्मिक मूलकों के गुणात्मक विश्लेषण में इसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है H2S का। चलिए देखते हैं आगे कौन सा सल्फ़र का उपयोग पूछा जा रहा है कि सल्फ़र का जो उपयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है। सल्फ़र का मैं बता दूं उसका सूत्र जो होता है S से डिनोट होता है। आपसे कहीं कहीं सूत्र भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं सूत्र के साथ आपको इसका उपयोग बता रहा हूं। चलिए इसका जो उपयोग किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है और रबर वल्केनाइज करने में किया जाता है, और इसका जो उपयोग किया जाता है वो बारूद बनाने में किया जाता है और उसको औषधि के रूप में भी हम यूज करते हैं सल्फ़र का। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला अमोनिया से संबंधित है क्वेश्चन। अमोनिया का जो उपयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है। अमोनिया के बारे में बता दूं कि इसका जो सूत्र होता है वो होता है NH3 और इसका जो उपयोग होता है वो प्रतिकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और आइस फैक्ट्री में भी जो हम लोग यूज करते हैं वो अमोनिया का ही यूज होता है और रियान बनाने के रूप में। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है
आगे है नाइट्रस ऑक्साइड। आप लोग जानते ही होंगे कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है एक गैस है जिसे दंत चिकित्सक प्रयोग करते हैं, और एक इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। इसका जो सूत्र है इसको हम डिनोट करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को N2O से के द्वारा। इसका जो उपयोग किया जाता है वो शल्य चिकित्सा के में किया जाता है। चलिए देखते हैं आगे। फास्फोरस का उपयोग, अब फास्फोरस से संबंधित देखने के लिए आपको मिलेगा कि फास्फोरस का जो उपयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है, और फास्फोरस को P से हम लोग डिनोट करते हैं। फास्फोरस का जो उपयोग होता है वो लाल फास्फोरस दिया सलाई बनाने में किया जाता है। श्वेत फास्फोरस जो होता है वो चूहे मारने में प्रयोग किया जाता है, और श्वेत फास्फोरस दवा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और फास्फोरस ब्रांज बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। हम लोग जो दिया सलाई माचिस की तीली जो जलाते हैं उसमें लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। चलिए आप देख ही लिए हैं, इसको जो डिनोट किया जाता है फास्फोरस को P के द्वारा किया जाता है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।